हेलो और वेलकम। आज हम स्टील, पसीने और शेयर डिटर्मिनेशन की एक कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसे स्ट्रक्चर की कहानी है जो सिर्फ एक ब्रिज से कहीं ज्यादा है। ये एक शहर की धड़कन है। मैं कोलकाता के शानदार हावड़ा ब्रिज की बात कर रहा हूँ। 19वीं सदी के अंत में कोलकाता शहर की कल्पना कीजिए, जो कॉमर्स और लाइफ से गुलजार था, लेकिन पावरशाली हुगली नदी से बंटा हुआ था। हावड़ा और कोलकाता शहर, जो ट्विन कमर्शियल हब्स थे, पानी के इस वाइड एक्सपेंस से अलग थे। लोगों और सामान को धीमी, कम्बरसम बोट्स पर नदी पार करनी पड़ती थी। एक परमानेंट कनेक्शन, एक रिलायबल आर्टरी की जरूरत सिर्फ एक सुविधा नहीं थी। यह रीजन की इकोनॉमी और उसके लोगों के विकास और सर्वाइवल के लिए एक जरूरत थी। एक ब्रिज का आइडिया नया नहीं था। इस पर दशकों से चर्चा हो रही थी। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जानता था कि कलकत्ता, जो तब ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उन्हें इस गैप को ब्रिज करना होगा। पहला प्रयास एक पॉन्टून ब्रिज था, एक टेम्पररी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर जिसे 1874 में खोला गया था। हालांकि इसने कुछ समय के लिए अपना उद्देश्य पूरा किया, लेकिन यह एक परफेक्ट सॉल्यूशन से बहुत दूर था। इसे शिप्स और स्टीमर्स को पास होने देने के लिए खोलना पड़ता था, जिससे सारा ट्रैफिक रुक जाता था। तूफानी मौसम के दौरान इसे अक्सर बंद कर दिया जाता था, जिससे दोनों शहरों के बीच का लिंक पूरी तरह से टूट जाता था। यह स्पष्ट था कि एक ज्यादा परमानेंट, ज्यादा एम्बिशियस सॉल्यूशन की जरूरत थी। एक ऐसा ब्रिज जो एलिमेंट्स के सामने खड़ा रह सके और बिना किसी रुकावट के शहर की सेवा कर सके। इस बढ़ती जरूरत ने भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग सागास में से एक के लिए मंच तैयार किया। यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया था। कमेटियां, रिपोर्ट्स और एंडलेस डिबेट्स थे। चुनौती बहुत बड़ी थी। हुगली नदी का रिवरबेड गहरा और नर्म था, जिससे नदी के बीच में ट्रेडिशनल पियर्स बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। इसके अलावा नदी एक वाइटल शिपिंग लेन थी और पानी में सपोर्ट्स वाला कोई भी स्ट्रक्चर कलकत्ता के पोर्ट की ओर जाने वाले बड़े जहाजों के पैसेज को बाधित करेगा। एक ब्रिज का सपना लगभग असंभव लग रहा था, एक ऐसी पहेली जिसका कोई आसान हल नहीं था। फिर भी ह्यूमन इंजीन्यूइटी की भावना एक पावरशाली शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो चुनौतियों को रोड ब्लॉक्स नहीं, बल्कि इनोवेट करने और कुछ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने के अवसरों के रूप में देखती है। विजन एक ऐसे ब्रिज का था जो न केवल जमीन के दो टुकड़ों को जोड़ेगा, बल्कि प्रगति और शक्ति का प्रतीक भी बनेगा। इसे ग्रैंड, फंक्शनल और रेजिलिएंट होना था। इस स्ट्रक्चर को हर दिन ट्रैम्स, कार्स और काउंटलेस पेडेस्ट्रियंस का भार उठाना पड़ता। एक ऐसे डिजाइन की तलाश शुरू हुई जो बीच में बिना किसी सपोर्ट के नदी को पार कर सके। एक ऐसा डिजाइन जो बोल्ड और प्रैक्टिकल दोनों था। यह क्वेस्ट अंततः उस आइकॉनिक कैंटिलीवर डिजाइन तक ले जाएगी जिसे हम आज देखते हैं, जो उन इंजीनियरों की एक टेस्टामेंट है जिन्होंने बड़ा सोचने और एक ऐसे शहर के लिए एक लाइफलाइन बनाने की हिम्मत की जिसे इसकी बहुत जरूरत थी। इसके निर्माण की कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि विजन और दृढ़ता के साथ हम वंडर्स बना सकते हैं। एक सिंपल आइडिया से कंक्रीट प्लान तक का सफर 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ। सालों के विचार विमर्श के बाद एक नया परमानेंट ब्रिज बनाने का फैसला आखिरकार लिया गया। न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन की स्थापना की गई और सही डिजाइन और सही टीम की तलाश शुरू हुई। प्राइमरी चैलेंज वही रहा, एक बिजी डीप रिवर पर बिना मिड रिवर पियर्स के शिपिंग ट्रैफिक को बाधित किए बिना एक मैसिव ब्रिज कैसे बनाया जाए। इसका जवाब एक कैंटिलीवर ब्रिज के रूप में आया। ये डिजाइन एक लंबे सेंट्रल स्पैन को आर्म्स या कैंटिलीवर्स द्वारा सपोर्ट करने की अनुमति देता है, जो दो मेन पियर्स से निकलते हैं जो रिवर बैंक्स पर एंकर्ड होते हैं। यह एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक ब्रिलियंट और एलिगेंट सॉल्यूशन था। इस मॉन्यूमेंटल टास्क की जिम्मेदारी एक ब्रिटिश फर्म रेंडेल, पाल्मर एंड ट्रिटन को दी गई, जिन्हें प्रोजेक्ट के डिजाइन और सुपरविजन का काम सौंपा गया था। चीफ इंजीनियर मिस्टर जे मैग्लाशन नाम के एक व्यक्ति ने डिजाइन टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने इनक्रेडिबल स्केल और स्ट्रेंथ के एक स्ट्रक्चर की कल्पना की। एक्चुअल फैब्रिकेशन और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट 3 ब्रिटिश इंजीनियरिंग फर्मों के एक कंसोर्शियम को दिया गया था।
लेकिन द क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी ऑफ डार्लिंगटन ने इसमें लीड ली। प्लान मेटिकुलस था। हाई टेंसाइल स्टील, जिसे टिस्क्रॉम नाम से जाना जाता था, का एक अस्टाउंडिंग 26,500 टन्स लगभग पूरी तरह से भारत की अपनी टाटा स्टील से लिया जाना था, जो भारतीय उद्योग के लिए प्राइड का एक महत्वपूर्ण क्षण था। कंस्ट्रक्शन आधिकारिक तौर पर 1936 में शुरू हुआ, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का समय था, जब युद्ध के बादल क्षितिज पर मंडरा रहे थे। प्रक्रिया, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का एक मावल थी। 2 मैसिव मेन पियर्स, एक कोलकाता की तरफ और एक हावड़ा की तरफ की फाउंडेशन पहली बड़ी बाधा थी। इन नींवों को ट्रेचरस रिवर बेड में गहरा डुबोना था। यह इनॉर्मस हॉलो कंक्रीट बॉक्सेस, जिन्हें मोनोलिथ्स कहा जाता था, का उपयोग करके हासिल किया गया था। इन्हें अपने वजन के नीचे सावधानी पूर्वक डुबोया गया, जबकि अंदर से मिट्टी निकाली गई। यह एक धीमी, खतरनाक और अविश्वसनीय रूप से सटीक ऑपरेशन था, जो नदी के ऊपर उठने वाली टावरिंग स्टील स्ट्रक्चर के लिए आधार तैयार कर रहा था। कंस्ट्रक्शन मेथड खुद एक स्पेक्टिकल था। ब्रिज को दोनों सिरों से एक साथ बनाया गया था, जिसमें कैंटिलीवर आर्म्स पानी के ऊपर फैलते हुए एक दूसरे की ओर विशाल स्टील के हाथों की तरह पहुंच रहे थे। जैसे ही स्टील का हर सेक्शन जोड़ा गया, स्ट्रक्चर बढ़ता गया, बीच में मिलने के करीब आता गया। सेंट्रल सस्पेंडेड स्पैन, पहेली का अंतिम टुकड़ा, नीचे से नहीं उठाया गया था। इसके बजाय इसे सेक्शंस में फैब्रिकेटेड किया गया और बार्जेस पर बाहर तैराया गया, फिर सावधानी पूर्वक उठाया गया और नदी के ऊपर 2 कैंटिलीवर आर्म्स से जोड़ा गया। स्टील और इंजीनियरिंग का यह इंट्रिकेट डांस रिमार्केबल प्रिसिजन के साथ किया गया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैग्निफिसेंट विजन को जीवन में लाया। हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कोई सिंपल अफेयर नहीं था। यह विशाल चुनौतियों से भरा एक सागा था, जिसने इंजीनियरिंग और ह्यूमन एंड्योरेंस की सीमाओं को परखा। सबसे बड़ी शुरुआती ऑब्स्टेकलों में से एक खुद जमीन थी। हुगली का रिवरबेड मोटी, नर्म मिट्टी से बना था, जिससे स्टेबल फाउंडेशंस बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। 2 मैसिव मोनोलिथ्स, जिनमें से प्रत्येक 55.3 मीटर बाई 24.8 मीटर का था, को डुबोना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था। जैसे ही वर्कर्स इन कैसन्स के भीतर से मिट्टी निकालते थे, उन्हें कभी-कभी क्विक सैंड लाइक मटेरियल के पॉकेट्स मिलते थे, जिससे मोनोलिथ्स अचानक कई फीट एक साथ डूब जाते थे। ये एक खतरनाक काम था, जिसमें नदी के तल के नीचे गहरे वर्कर्स से लगातार सतर्कता और साहस की आवश्यकता थी। यह प्रोजेक्ट 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के फैलने से भी प्रभावित हुआ। इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ने भारी व्यवधान पैदा किए। शिपिंग लेन खतरनाक हो गई, जिससे कुछ जरूरी मशीनरी और कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया, जो भारत में उपलब्ध नहीं थे। कलकत्ता पर दुश्मन के हवाई हमलों का खतरा बहुत वास्तविक था और आंशिक रूप से बना ब्रिज एक प्राइम टारगेट था। काम को हमले के लगातार डर के तहत जारी रखना पड़ा, जो उन हजारों भारतीय वर्कर्स की बहादुरी का एक टेस्टमेंट है, जिन्होंने दिन रात काम किया। युद्ध के कारण सैन्य उद्देश्यों के लिए स्टील का एक मैसिव डाइवर्जन भी हुआ, और यह केवल इसलिए था क्योंकि सरकार ने ब्रिज को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना था कि टाटा स्टील से आपूर्ति बनी रही। कंस्ट्रक्शन के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक यह है कि इसके पूरे सुपरस्ट्रक्चर में एक भी नट या बोल्ट का उपयोग नहीं किया गया था। पूरे ब्रिज को रिवेटिंग नामक तकनीक का उपयोग करके असेंबल किया गया था। इसमें छोटे स्टील के पिन, रिवेट्स को तब तक गर्म करना शामिल था जब तक कि वे लाल गर्म न हो जाएं। इन लाल गर्म रिवेट्स को फिर रिवेटर्स की एक टीम को पास किया जाता था, जो उन्हें स्टील प्लेटों में छेदों में जल्दी से डालते थे और उन्हें एक परमानेंट, अविश्वसनीय रूप से मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए हथौड़े से ठोकते थे। ब्रिज को एक साथ जोड़ने के लिए 2.5 मिलियन से अधिक रिवेट्स का उपयोग किया गया था। आवाज की कल्पना कीजिए, हथौड़ों का स्टील पर लगातार बहरा कर देने वाला खड़खड़ाहट, कंस्ट्रक्शन का एक सिम्फनी जो सालों तक नदी के पार गूंजता रहा। इन सभी ऑब्स्टेकलों, खतरनाक भूविज्ञान, मंडराता युद्ध और लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स के बावजूद प्रोजेक्ट आगे बढ़ा।
नदी के बीच में सस्पेंडेड स्पैन का अंतिम कनेक्शन एक जीत का क्षण था। सालों की कड़ी मेहनत के बाद ब्रिज की दोनों भुजाएं आखिरकार मिली, जिससे हुगली के पार एक अटूट लिंक बन गया। ब्रिज को फरवरी 3, 1943 को क्वाइटली जनता के लिए खोला गया था, बिना किसी भव्य समारोह के, क्योंकि अधिकारी युद्ध के दौरान बड़ी सभाओं से बचना चाहते थे। लेकिन कोलकाता और हावड़ा के लोगों के लिए इसका उद्घाटन अपने आप में एक सेलिब्रेशन था। यह ह्यूमन इंजेन्युइटी की जीत और संघर्ष से फटी दुनिया में आशा का प्रतीक था। अपने पूरा होने पर हावड़ा ब्रिज, जिसे बाद में 1965 में महान बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु का नाम दिया गया था, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इसकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस इसके पावरशाली फंक्शनल डिजाइन में निहित है। ब्रिज स्टील बीम्स और ट्रसेस के एक कॉम्प्लेक्स वेब के रूप में दिखाई देता है, लेकिन यह इंट्रिकेट डिजाइन ही इसे इमेंस स्ट्रेंथ देता है। यह एक बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज है, जिसका अर्थ है कि लैंड की ओर बढ़ने वाले आर्म्स एंकर आर्म्स, पर वजन नदी के ऊपर बढ़ने वाले आर्म्स कैंटिलीवर आर्म्स और सेंट्रल सस्पेंडेड स्पैन के वजन को पूरी तरह से संतुलित करता है। यह क्लेवर इंजीनियरिंग इसे नीचे नदी से बिना किसी सपोर्ट के एक इनक्रेडिबल लोड ले जाने की अनुमति देता है, एक ऐसी विशेषता जो आज भी इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स को अमेजेस। आज अपने खुलने के 80 से अधिक सालों बाद हावड़ा ब्रिज दुनिया के सबसे व्यस्त पुलों में से एक बना हुआ है। यह कोलकाता में रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है, शहर की खुशियों और दुखों का एक साइलेंट विटनेस। अनुमान है कि हर दिन 1 लाख से अधिक वाहन और 1.5 लाख से अधिक पैदल यात्री इस स्टील के विशालकाय पुल को पार करते हैं। आइकॉनिक येलो टैक्सीज और बस्टलिंग पब्लिक बसेस से लेकर हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शा और काम पर जाने वाले लोगों की भीड़ तक, यह पुल शहर की धड़कन को वहन करता है। यह कोलकाता की पहचान से इतना जुड़ गया है कि शहर की कल्पना इसके बिना करना असंभव है। इसे अनगिनत फिल्मों, तस्वीरों और किताबों में दिखाया गया है, जो कोलकाता और विस्तार से भारत का एक ग्लोबल सिंबल बन गया है। ऐसे ऐतिहासिक और हेविली यूज्ड स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस एक कोलोसल टास्क है। पुल को मौसम, प्रदूषण और यहाँ तक कि पक्षियों की गंदगी के कोरोसिव इफेक्ट से भी लगातार खतरा रहता है। इंजीनियरों और वर्कर्स की एक समर्पित टीम लगातार इसकी हेल्थ की निगरानी करती है, स्टील की सफाई, पेंटिंग और मरम्मत करती है, ताकि इसकी लॉन्जेविटी फ्यूचर जनरेशंस के लिए सुनिश्चित हो सके। पुल सिर्फ एक स्टैटिक मॉन्यूमेंट नहीं है, यह एक लिविंग, ब्रीथिंग एंटिटी है, जिसे लगातार देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। यह ऑनगोइंग एफर्ट शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके लोगों के दिलों में इसकी इमेंस इंपॉर्टेंस को उजागर करता है। यह एक जिम्मेदारी है जिसे शहर और देश बड़े प्राइड के साथ निभाते हैं। अंत में हावड़ा ब्रिज सिर्फ 26,500 टन स्टील से बने रिवेट्स से कहीं ज्यादा है। यह महत्वाकांक्षा की एक कहानी है, ह्यूमन कोलैबोरेशन का एक स्मारक है और भारत की इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग प्रोग्रेस का एक टेस्टमेंट है। ये कनेक्शन का एक पावरशाली प्रतीक है, सिर्फ 2 रिवर बैंक्स के बीच नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच। ये एक ऐसे राष्ट्र की भावना का प्रतिनिधित्व करता है जिसने अपने भविष्य को बनाने की हिम्मत की, एक एक रिवेट करके। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक नेशनल एसेट नहीं है, यह एक नेशनल ट्रेजर है, भारत की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का एक सच्चा आइकॉन और हर भारतीय के लिए इमेंस प्राइड का स्रोत है। धन्यवाद।